Assalamu alaikum and hello everyone. I hope you are doing well. आज इस ACCA टैक्सेशन पेपर की इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में क्या-क्या कंटेंट्स हैं, सिलेबस एरियाज क्या हैं, एग्जामिनेबिलिटी यानी कि पेपर का फॉर्मेट क्या है, हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे और हम इस पेपर की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। इस टैक्सेशन को TX और F6 का पेपर भी कहा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम जो इसका वेरिएंट पढ़ रहे हैं दैट इज यूके वेरिएंट। टैक्सेशन के पेपर में डिफरेंट कंट्रीज के लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है। कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर पेपर देना चाहे तो वो ACCA का पाकिस्तानी टैक्स का वेरिएंट भी दे सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ACCA यूके टैक्स की बात कर रहे हैं और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम बुक कर रहे होंगे तो वहां पे आपने ACCA यूके वेरिएंट सेलेक्ट करना है, इस चीज को भूलिएगा मत। देखिए, कंट्री के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, गवर्नमेंट के करने के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, रोड्स बनाने होती हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज देनी होती हैं, एजुकेशन सर्विसेज देनी होती हैं। ये तमाम काम गवर्नमेंट के करने के हैं और इन तमाम कामों को करने के लिए गवर्नमेंट को के यानी कि एक्सपेंसेस है, उन एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट कैसे मीट करती है। सो याद रखिएगा कि हमारा दिया गया टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, हमारा पे किया गया टैक्स गवर्नमेंट के लिए इनकम है। तो हम यहाँ पे जो टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है और उस इनकम को यूज करते हुए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस मीट कर रही होती है। वो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, नॉट ओनली द यूके गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपने तमाम एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वहां के लोगों से, वहां की कंपनीज से टैक्स ले रही होती है और वो टैक्स गवर्नमेंट के लिए एक इनकम है, एक रेवेन्यू है। इसीलिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, उसको रेवेन्यू अथॉरिटीज भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर FBR की अगर हम बात करें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से अगर हम यूके की बात करें तो यूके की जो HMRC है वो यूके की रेवेन्यू बॉडी है। तो जो टैक्स बॉडी होती है वो रेवेन्यू बॉडी भी कहलाती है। आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल्स। पाकिस्तान में FBR एक रेवेन्यू अथॉरिटी है, रेवेन्यू बॉडी है पाकिस्तान की, और यूके की रेवेन्यू बॉडी है HMRC, हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। इस पेपर में जरा एक सबसे बेसिक जो बात है, देखिए ये फाइनेंस एक्ट 2022, जो भी स्टूडेंट्स इस टैक्सेशन के पेपर को जून 23 के लिए, सितंबर 23 के लिए, दिसंबर 23 या मार्च 24, इन 4 एग्जाम सेशंस में जब भी कोई स्टूडेंट पेपर देगा टैक्सेशन का या एडवांस टैक्सेशन का, उसके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 रेलिवेंट है। अब आपने ये चीज देखनी है कि आप जो स्टडी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, जो आप अपनी एग्जाम किट, प्रैक्टिस किट यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर FA 2022 लिखा हुआ होगा, तो वो आपके लिए रेलिवेंट है। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है? ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक TX पेपर इन एनी ऑफ दीज 4 एग्जाम सेशंस। अभी जो जिन स्टूडेंट्स ने मार्च 23 में टैक्स का पेपर दिया उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2021 रेलिवेंट था। जो जून 23 से मार्च 24 तक की इन 4 में से किसी भी एग्जाम सेशन में टैक्सेशन और एडवांस टैक्स का पेपर देंगे, उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 रेलिवेंट है। तो आपने एक और चीज मेक श्योर करनी है कि जब आप अपनी स्टडी टेक्स या एग्जाम किट फॉलो करेंगे तो उस पर FA 2022 मेंशन होना चाहिए। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ये फाइनेंस एक्ट चेंज होने से डिफरेंट तरह के टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस चेंज हो जाते हैं, राइट? तो हमारे लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए? जो स्टूडेंट जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 और मार्च 24, इन चारों में से भी किसी भी एग्जाम सेशन में टैक्सेशन F6 का पेपर देंगे, उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 रेलिवेंट है। इसके मुताबिक, इस फाइनेंस एक्ट के जो टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस हैं उनके मुताबिक ये तमाम टैक्सेशन का पेपर आएगा। मेरा नाम ज़िया राना और मैं ACCA मेंबर हूं और तकरीबन कोई 9 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मैं डिफरेंट ACCA के पेपर्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें मेन स्ट्रीम पेपर जो टैक्सेशन है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। इसके अलावा मैं एडवांस टैक्सेशन का पेपर भी पढ़ाता हूं। मेरे वर्क एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मैंने तकरीबन 4 साल से ज़्यादा KPMG टैक्स डिपार्टमेंट में ही काम किया और एज यू नो कि KPMG एक बिग 4 फर्म है। और इसमें मैं जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो मेरा टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस का रहा है। कुछ देर में हम ये समझ भी जाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये आज हम अपनी डिस्कशन में भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र करेंगे कि ये डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। टैक्सेशन पेपर की अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं
तो टेक्स्ट के पेपर में हमारा जो सिलेबस है ये बेसिकली एग्जामिन होता है 3 डिफरेंट सेक्शंस में। सेक्शन ए में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनाब ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में भी हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं, सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके CRQs कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस OTQ सेक्शन ए और बी में आते हैं, और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस CRQs ये आपके सेक्शन सी का पार्ट है। अब यहां पे देखें, वर्ड हमने एमसीक्यू यूज नहीं किया, यहां पे वर्ड एमसीक्यू यूज नहीं किया ना, यहां पे एमसीक्यू वर्ड यूज किया। तो बेसिकली एमसीक्यूज और ओटीक्यूज में एक डिफरेंस है। एमसीक्यूज में नॉर्मली हमारे माइंड में आता है कि यार एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 2 ऑप्शन या 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक सही आंसर होगा। तो ये नॉर्मली एमसीक्यूज का पैटर्न होता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस में इटसेल्फ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू हो सकता है, 2 चॉइसेस वाले आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होते, डिफरेंट तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। सो दैट्स द रीजन कि इन क्वेश्चंस को, इन सेक्शंस में जो सवालात हैं, हम इसको एमसीक्यूज नाम नहीं दे रहे, इनको हम नाम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस का। अब सेक्शन ए में बेसिकली आपके पास 30 मार्क्स के एरिया, और ये 30 मार्क्स किस तरीके से बनते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और ये इस तरीके से आपके 30 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस का हमें नहीं मालूम कि किस एरिया से पूछते हैं। पूरे टेक्स्ट के जो सिलेबस है, कहीं से भी उठ के कोई भी सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है। और सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, ये आइसोलेटेड क्वेश्चन है, ये सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 15 सवाल टोटल होंगे आपके। लेकिन सेक्शन बी की अगर हम बात करें, है ये भी 30 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पे जो 30 मार्क्स है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की फॉर्म में हमारे पास आते हैं। एक सिनेरियो आता है आपके पास कैपिटल गेन टैक्सेस का, एक सिनेरियो आता है आपके पास इनहेरिटेंस टैक्सेस का, एक सिनेरियो हमारे पास आता है वैल्यू एडेड टैक्स का। ये बेसिकली 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन बी की अच्छी बात ये कि हमें एरियाज का पता है कि ये पेपर, ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस किन एरियाज से आपके पास आएंगे। एक एरिया है कैपिटल गेन टैक्स, एक एरिया है वैल्यू एडेड टैक्स, और एक है हमारे पास इनहेरिटेंस टैक्स। हर एक एरिया का एक एक सिनेरियो आएगा, और हर सिनेरियो में बेसिकली आपके पास एक पूरा सिनेरियो दिया गया होगा, उससे रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे, और हर सवाल होगा 2 मार्क्स का। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स 10 मार्क्स का है, इनहेरिटेंस टैक्स 10 मार्क्स का है, और वैल्यू एडेड टैक्स भी आपके पास 10 मार्क्स का है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 30 मार्क का सेक्शन बी आ जाता है। अभी हम आगे समझेंगे ये सीजीटी, आईएसटी और ये वैट क्या चीजें हैं, हम कुछ देर में इसकी डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टैक्सेशन के पेपर फॉर्मेट की। तो सेक्शन ए और बी में हमें ये चीज पता चल गई कि आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चंस हैं, ये आपके आइसोलेटेड क्वेश्चंस हैं, नॉट लिंक विद ईच अदर। लेकिन सेक्शन बी में जो 3 सिनेरियोज आते हैं, हर सिनेरियो के 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये एक सिनेरियो से रिलेटेड 5 सवाल हो गए, फिर सेकंड सिनेरियो से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हो गए, और इस तरीके से फॉर थर्ड सिनेरियो देयर आर 5 क्वेश्चंस। और जैसे मैं बता चुका, सेक्शन बी के ये एरियाज डिफाइंड है कि इन एरियाज से हट के कोई भी एरिया सेक्शन बी में टेस्ट नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन सी, जो यहां पे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हैं। ये आपके 40 मार्क्स का एरिया है, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है आपका टैक्स प्लानिंग का फॉर 10 मार्क्स, एक सवाल आता है हमारे पास इनकम टैक्सेस का 15 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स का 15 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये 40 मार्क्स आपके सेक्शन सी के बन जाते हैं। अब जरा ये एक और फर्क समझ ले कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस और ये सीआरक्यूज में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस में जैसा मैं आपको बता चुका कि आपके पास एक सवाल होगा, उससे रिलेटेड आपका नीचे ऑप्शंस होंगे, एमसीक्यू फॉर्म वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, बॉक्स हो सकता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू हो सकता है, ड्रैग एंड मैच का ऑप्शन हो सकता है, यानी कि डिफरेंट तरह से सवाल यहाँ पे सेक्शन ए और बी में पूछ सकता है। और मेनली इनको सॉल्व करने के लिए आप अपना कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे या रफ पेज यूज कर रहे होंगे, जो आपको ड्यूरिंग एग्जाम मिल रहा होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सेक्शन सी क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जिस तरीके से हम एक बड़ा क्वेश्चन अपने रजिस्टर में, अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं, अब इसी तरीके से हम वही क्वेश्चन अपने कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे, और जहां पे कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करनी है, वहां पे हमारे पास एक स्प्रेडशीट का एरिया मौजूद होगा। मैं MS एक्सेल नहीं कह रहा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, स्प्रेडशीट।
तो बेसिकली एक्सेल में भी आपके पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, कुछ इसी तरीके की चीज हमें एग्जाम में सेक्शन सी क्वेश्चंस के लिए भी नजर आएगी कि कैलकुलेशन एरिया को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्प्रेडशीट है। अब ये एक्सेल और स्प्रेडशीट में क्या फर्क है, तो देखो भाई एसीसी में जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास स्प्रेडशीट है ना, उसमें वो तमाम ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे जो एक नॉर्मल एक्सेल में होते हैं। वहां पे हम बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज कर रहे होते हैं, फॉर्मूलाज यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट काम हम नॉर्मल एक्सेल में कर रहे होते हैं, लेकिन स्प्रेडशीट में वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। हम बेसिक फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं, हम बेसिक फॉर्मेटिंग तो यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एक्सेल की तरह हम उसको पूरा रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इन कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में जहां पे आपने थ्योरेटिकल आंसर लिखना है, वहां पे आपको वर्ड प्रोसेस के लिए जगह अवेलेबल होगी, वर्ड प्रोसेस की जगह अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे मैं एमएस वर्ड नहीं कह रहा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं मैं कह रहा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वर्ड प्रोसेस लाइक होगा एमएस वर्ड की तरह, लेकिन विद लिमिटेड ऑप्शन। सो दैट इज द रीजन कि हमने एक्सेल की जगह वर्ड स्प्रेडशीट यूज किया और एमएस वर्ड की जगह वर्ड हमने यूज किया वर्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हमने एक तरीके से उनको शो करना है, प्रेजेंट करना है अपने आंसर को एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में, एक एक डिटेल्ड मैनर में। सो दैट्स द रीजन कि सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं इनको नाम दिया जाता है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस, कि आपने अपना यहाँ पे एक प्रॉपर फ्लो के साथ अपना आंसर मेंशन करना है, अपना आंसर मार्क करना है। अब इसकी जरा मैं और मजीद गाइडेंस दे दूं। सेक्शन सी के एरियाज भी डिफाइंड है कि जो 3 क्वेश्चंस आएंगे इनमें से एक तो होगा टेक्स्ट प्लानिंग का। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये टेक्स्ट प्लानिंग कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं है। अगर आप इस नाम से कोई अपनी बुक में चैप्टर ढूंढने जाओगे तो आपको नजर नहीं आएगा। तो टेक्स्ट प्लानिंग बेसिकली क्या चीज है, पूरा डे 1 से डे एंड तक जो भी आपने टेक्स्ट में नॉलेज लिया है, उस नॉलेज की बेस पे क्वेश्चन बन के हमारे सामने आता है, जिसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट प्लानिंग का। ये किसी भी एरिया से एग्जामिनर पूछ लेता है। तो यहाँ पे एग्जामिनर बाउंड नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन पूछे। टेक्स्ट प्लानिंग का सवाल पूरे टेक्स्ट नॉलेज की बेस पे कहीं से भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, पूरे टेक्स्ट का नॉलेज लेंगे और टेक्स्ट प्लानिंग के डिफरेंट क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें टेक्स्ट प्लानिंग के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका समझ में आ जाए। सेक्शन सी का जो अदर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आएगा इनकम टैक्सेस का, और जो 15 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है। इनकम टैक्स का मतलब टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, व्हेन यू एंड आई आर पेइंग टैक्सेस, तो इसको नाम दिया जाएगा इंडिविजुअल इनकम टैक्स, बिकॉज यू एंड आई वी आर इंडिविजुअल पर्सन। तो जब एक इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन की बात होगी तो उसको हम नाम देंगे इनकम टैक्स का। इसी तरीके से जब एक कंपनी भी टैक्सेस पे करती है, तो जब कंपनी टैक्स पे करेगी उसका भी एक अलग क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, लेकिन उसको नाम दिया जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो टैक्स के पेपर में सेक्शन बी और सी के एरियाज नॉर्मली डिफाइंड होते हैं। सेक्शन बी के 3 सिनेरियो, हर सिनेरियो एक अपने डिफरेंट एरिया से आता है। सेक्शन बी में टैक्स प्लानिंग के अलावा इनकम टैक्स, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन को बोला जाता है, और कॉर्पोरेशन टैक्स मींस टैक्सेस ऑफ द कंपनीज। तो ये तो हो गया हमारे पास पेपर फॉर्मेट की डिस्कशन। अभी तक हमने क्या बात की, हमने सबसे पहले कहा कि जो स्टूडेंट जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 और मार्च 24 में टैक्स का पेपर देना चाह रहे हैं, यूके टैक्स का पेपर देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 रेलिवेंट है। इस पेपर के 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए कहीं से भी सवाल पूछ लेता है। सेक्शन बी और सी के एरियाज आर नॉर्मली डिफाइंड। सेक्शन बी में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, और सेक्शन सी में आपके पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस आते हैं और एरियाज आपके सामने लिखे हुए हैं। अब जरा इसकी हम मजीद बात करें, जैसे मैंने आपको फाइनेंस एक्ट 2022 बताया, अब जरा इसको समझते हैं फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर की चीज को। हर कंट्री का जो टैक्स सिस्टम है ये स्पेसिफाइड डेट्स के मुताबिक चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में जो टैक्स ईयर है ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, और 12 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद 30 जून पे जाके ये टैक्स ईयर खत्म हो जाता है। अगर मैं यही बात करूं यूके टैक्स ईयर की, तो यूके टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से, और 12 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ये जाके 5 अप्रैल को एंड हो जाता है। तो बेसिकली फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर उन डेट्स को कहा जाता है जिसके मुताबिक एक कंट्री में नॉर्मली हम टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, उसको नाम दिया जाता है फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर का। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दोनों कंट्रीज के हिसाब से बता दिया, पाकिस्तान का जो टैक्स ईयर है जुलाई से अगले साल जून तक जाता है, और यूके का टैक्स ईयर 6 अप्रैल से लेकर अगले साल 5 अप्रैल तक जाता है। और हमारे लिए जो एग्जामिनेबल फिस्कल ईयर है ये है भाईजान 22-23, यानी कि आप
वो स्टूडेंट्स जो जून 23 से मार्च 24 के इन बिटवीन कोई भी एग्जाम सेशन में टैक्स का पेपर देंगे, उनके लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर होगा 22-23। फाइनेंस एक्ट 2022 और फिस्कल ईयर 22-23 दोनों सेम बात है। फाइनेंस एक्ट 2022 में फिस्कल ईयर क्या है हमारे लिए 22-23, जो कि फिस्कल ईयर 22-23 स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 22 को और एंड होता है 5 अप्रैल 23 को। आई रिपीट, फिस्कल ईयर 22-23 स्टार्ट्स फ्रॉम 6 अप्रैल 22 एंड इट विल एंड ऑन 5 अप्रैल 23। ये डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन डेट्स के मुताबिक हम अपनी तमाम कैलकुलेशन सीखेंगे। हम अपने क्वेश्चंस में जो भी अमाउंट्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे, जो भी चीजें कंसिडर करेंगे, वो इस फिस्कल ईयर के मुताबिक इस डेट से लेकर इस डेट तक हम सारा काम करेंगे। फिस्कल ईयर 22-23 के लिए हम अपनी तमाम कैलकुलेशंस पढ़ने जा रहे हैं। एंड दिस फिस्कल ईयर इज बेसिकली रेलिवेंट टू दोज स्टूडेंट्स who are taking TX UK in an exam in the period from June 23 to March 24। ये मैं बारहा ये बात बता चुका हूं, ये इसलिए बार बार बता रहा हूं, आपके सामने आ रही है ताकि आप लोगों को पता हो कि आप अपना ये टैक्स का पेपर किस फिस्कल ईयर के लिए किन डेट्स के मुताबिक पढ़ने जा रहे हैं। सो कीप रिमेंबर, मैं इसको हाईलाइट भी किए देता हूं। हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर होगा 22-23, 6 अप्रैल 22 से स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल 23 पे एंड होगा। हम अपनी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो इन डेट्स के मुताबिक पढ़ने जाएंगे, सीखने जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक यूके की जो टैक्स गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स HMRC। जैसे पाकिस्तान में टैक्स गवर्निंग बॉडी का नाम है FBR, इसी तरीके से यूके की टैक्स अथॉरिटी का नाम है, टैक्स बॉडी का नाम है HMRC। इसको मैं टैक्स गवर्निंग बॉडी भी बोल सकता हूँ, टैक्स बॉडी भी बोल सकता हूँ, इसको मैं रेवेन्यू बॉडी भी कह सकता हूँ। और यूके की टैक्स रेवेन्यू बॉडी का नाम है हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। यहां पे हमारे पास कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि एक किसी भी कंट्री की जो टैक्स बॉडी होती है उसके करने के क्या काम होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती जो हमारे सामने है, इसके अलावा और बहुत सारे काम होते हैं किसी भी टैक्स गवर्निंग बॉडी के करने के लिए। ये कुछ हमारे सामने है, इस पे हम कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किसी भी कंट्री की जो टैक्स गवर्निंग बॉडी होती है उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके करने के काम कौन कौन से होते हैं। पहला काम जी, लोगों से टैक्स लेना, टैक्स कलेक्ट करना, और अगर कहीं ज्यादा ले लिया तो वापस भी किया जाता है भाई, पे टैक्स पेमेंट्स करना। इसके अलावा पेइंग चाइल्ड बेनिफिट्स, कनाडा, यूके, इन कंट्रीज में एक रूल ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जिन लोगों के बच्चे हैं और उनके और उनकी इनकम लेवल कम है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं। ये पैसे देना, चाइल्ड बेनिफिट्स के अमाउंट पे ऑफ करना भी टैक्स गवर्निंग बॉडी का काम है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास लिखा है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है, अगर किसी टैक्स बॉडी को लगता है कि यार कोई टैक्स पेयर किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, कोई उसने टैक्स इवेड किया है या इवेड नहीं भी किया, जर्नल इंक्वायरी करनी है, तो किसी भी टैक्स पेयर के लिए टैक्स ऑडिट्स कंडक्ट करना और अगर कोई फ्रॉड डिडक्शन है तो ये काम भी एक टैक्स गवर्निंग बॉडी का है, उसको ये काम देखना पड़ता है अपने जो टैक्स पेयर्स हैं क्या वो प्रॉपरली टैक्स पे ऑफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट ईयर में ज्यादा टैक्स दिया था, इस दफा आपने ड्रामेटिकली कम टैक्स दिया, तो ये इतना कम टैक्स पे करने की रीजन क्या है, तो आपकी ये रीजन फाइंड करने के लिए वो आपका टैक्स ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं या फ्रॉड डिडक्शन के लिए भी वो आपका टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। इसके अलावा बीइंग टैक्स पेयर्स, हमारे जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक टैक्स रेवेन्यू बॉडी के पास सेव्ड रहते हैं, अपडेट रहते हैं। ये सेव करना और अपडेट करना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन, इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं कि वैसे तो करीम, उबर जैसी सर्विसेज पाकिस्तान में अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं, सिंध प्रोविंस में ये उबर और करीम टैक्सी सर्विस ये तकरीबन आप समझ लें कि 2014-15 में स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ अरसा तक तो इस पे कोई टैक्स नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट GST, आई एम टॉकिंग अबाउट वैट, जो कि एंड कंज्यूमर पे ऑफ करता है, एंड कंज्यूमर बियर करता है। तो शुरू के 4-5 साल तक तो इस उबर और करीम टैक्सी सर्विस पे कोई इनडायरेक्ट टैक्स, कोई वैट, कोई सेल्स टैक्स नहीं था। लेकिन फिर टैक्स गवर्निंग बॉडी ने यहाँ पे अंदाजा लगाया कि यार ये एक ऐसा एरिया है जहां से हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ सकती है। बाय द वे, गवर्नमेंट क्यों चाहेगी अपने टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, इसका जवाब हम बहुत पहले आज की डिस्कशन के बिल्कुल शुरू में बात कर चुके थे कि हमारा दिया गया टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। तो हमारा दिए गए टैक्स गवर्नमेंट के लिए अगर रेवेन्यू है तो गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये है कि उनका रेवेन्यू बढ़े, मजीद बढ़े और मजीद बढ़े।
तो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको एक ऐसे एरियाज मिले जहां से वो नए नए टैक्स लगा के अपने टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकें। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि शुरू के कुछ ईयर्स तक तो उबर करीम जैसी टैक्सी सर्विस पे कोई टैक्स नहीं था, कोई सेल्स टैक्स नहीं था, कोई कंज्यूमर टैक्स नहीं था। लेकिन 2018 से ये जो करीम और उबर जैसी सर्विसेज लोग अवेल करते हैं, फिर उन्होंने, गवर्नमेंट ने इस पे भी टैक्स लगा दिया 2018 से। सिंध प्रोविंस में जब आपने उबर करीम यूज की होगी तो आप एक चीज नोट करें, आप अपनी इनवॉइस देख सकते हैं, उसमें आपको जीएसटी या एसएसटी, सिंध सेल टैक्स या जनरल सेल टैक्स के नाम से एक टैक्स लगा हुआ नजर आएगा। ये किसके लिए उन्होंने काम किया? ये गवर्नमेंट ने अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोगों के ऊपर ये टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया। तो जिस तरीके से इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, यार एक ऐसी बड़ी ये टैक्सी सर्विस है जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, तो चलो इस पे टैक्स लगा देते हैं। तो अपनी टैक्स कलेक्शन को इस तरीके से बढ़ाने के लिए एक गवर्नमेंट बहुत सारे एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकती है कि हमें कहां कहां से पॉसिबिलिटी टैक्स जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं सेकंड लास्ट पॉइंट की बात करूं, ऑल्दो मैं बता चुका कि सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, एक लंबी लिस्ट है, गवर्नमेंट के करने के बहुत सारे काम होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू बॉडी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये कुछ पॉइंट हमारे सामने हैं ताकि हमें एक आइडिया हो सके कि व्हाट आर दी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी टैक्स गवर्निंग बॉडी ऑफ एनी कंट्री। तो यहां पे हमारे पास टैक्स अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन द टैक्सेशन लॉज एंड एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट देयर टैक्स पेइंग ड्यूटीज। ये दोनों पॉइंट एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर बीइंग टैक्स पेयर आपको गवर्नमेंट का कोई कानून, टैक्स लॉ समझ में नहीं आ रहा, तो आप किससे पूछोगे? कि भाई उन्हीं से पूछोगे कि जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। आप उनको ईमेल लिखोगे, आप उनको लेटर लिखोगे, खत लिखोगे, और आप अपनी क्यूरी रेज करोगे कि भाई वी आर नॉट गेटिंग दीज टैक्स लॉज, तो प्लीज क्लैरिफाई। सो इट्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द एचएमआरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यूके कि वो अपने टैक्स पेयर्स को गाइडेंस दें। अगर उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही, उनको बताए कि ये टैक्स का मतलब क्या है, कैसे लगेगा, आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो भी रहा है तो क्या इसकी इंप्लीकेशंस हैं। ये तमाम काम गाइड करना एक एचएमआरसी की, जो यूके टैक्स गवर्निंग बॉडी है, उसकी जिम्मेदारी है, राइट। और लास्ट में भी ऑब्वियसली यहाँ पे जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट मैसेज दे रही होती है लोगों को कि यार देखो, आप अपना टैक्स पे ऑफ करो, आप टैक्स पेयर बनो, आप अच्छे शहरी होने का सबूत दो। तो इस तरीके से लोगों को एजुकेट करना भी एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोगों को शऊर दे कि भाई आप टैक्स पे करोगे, गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, गवर्नमेंट उन्हीं पैसों को यूज करते हुए जनरल पब्लिक के फायदे के लिए बहुत सारे काम कर रही होगी। सो बेसिकली ये एजुकेट करना पड़ता है लोगों को कि यार आप अपनी टैक्स पेइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो और अपना टैक्स पे करो। दो टर्म्स हमारे सामने, एक का नाम है टैक्स अवॉइडेंस और एक का नाम है टैक्स इवेजन। ये कहीं ना कहीं सेक्शन ए में आपके पास एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाता है। नॉर्मली सेक्शन ए में आपके पास इस तरह का कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में नजर आ जाएगा। ये दो टर्म्स समझते हैं, बहुत आसान है। देखो, बीइंग टैक्स पेयर, हमारी ख्वाहिश क्या है कि हमारा टैक्स कम बने। उस टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल रास्ते हैं, एक लीगल तरीका है और एक इलीगल तरीका है। दोनों में एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। बीइंग टैक्स पेयर हम ज्यादा टैक्स तो नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। उस टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए कुछ लोग टैक्स अवॉइडेंस फॉलो करते हैं, कुछ लोग टैक्स इवेजन फॉलो करते हैं। इवेजन मींस टैक्स इवेड, टैक्स छुपा लेना। इनकम कमाई बताए ही नहीं, इनकम ही नहीं बताई तो टैक्स कहां से लगेगा? सो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ये टैक्स इवेजन है, टैक्स छुपाना, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है। तो जब आप अपना टैक्स कम करेंगे, टैक्स चोरी करेंगे, सो दैट वुड बी टर्म्ड एज टैक्स इवेजन, और ये एक इलीगल एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टीज, फाइन्स, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसका दूसरा तरीका क्या है टैक्स लायबिलिटी को कम करने का? दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस को अदर टर्म्स में टैक्स प्लानिंग भी कहा जाता है। टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स प्लानिंग को समझते हैं। अब आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाए। तो देखो, टैक्स लॉ में ना डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप टैक्स लॉ में रहते हुए, फॉर एग्जाम्पल, किसी एक चीज को डील करने के 3 ऑप्शंस हैं। आपने ऑप्शन 1 में अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट की, ऑप्शन 2 में लायबिलिटी कैलकुलेट की, ऑप्शन 3 में लायबिलिटी कैलकुलेट की। देन आपने कंपेयर किया कि यार मेरी किस ऑप्शन में लायबिलिटी कम बन रही है। लेट्स से ऑप्शन 2 में आपका रिजल्टिंग फिगर कम बन गया, आपने कहा यार मैं ऑप्शन 2 को फॉलो कर रहा हूं।
बिकॉज इसमें मेरी लायबिलिटी कम होके मतलब मुझे कम पैसा, कम टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये 3 ऑप्शंस टैक्स लॉज में गवर्नमेंट ने दिए थे, हमने उन 3 में से ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लिया जो हमारे लिए फेवरेबल था। लेट्स से किसी और के लिए उन 3 ऑप्शंस में से ऑप्शन 1 फेवरेबल हो, लेट्स से किसी और के लिए उन्हीं 3 ऑप्शन में से ऑप्शन 3 फेवरेबल हो। तो हर पर्सन अपने हिसाब से अपने फेवरेबल ऑप्शन को अगर ऑप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके पे कर रहा है, तो ये तमाम लोग टैक्सेशन लॉ में रहते हुए तमाम ऑप्शंस अवेल कर रहे हैं। तो बेसिकली टैक्स अवॉइडेंस में क्या हो रहा था कि मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग फेवरेबल ऑप्शंस, और ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है और इसकी वजह से हम एचएमआरसी को मिसलीड भी नहीं कर रहे, बिकॉज हम तो टैक्स लॉस को फॉलो करते हुए उनमें से बेसिकली एक लूप होल्स आइडेंटिफाई करते हैं हम टैक्स लॉस में कि भाई कौन सा ऑप्शन मेरे फेवर में है, किस ऑप्शन को ऑप्ट करूंगा तो मेरे लिए कम टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो अगर मैं वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके अकॉर्डिंगली लायबिलिटी पे कर देता हूं जहां पे अमाउंट कम हो गई थी, तो अगर मैं ऐसा तरीके से अपनी लायबिलिटी कम कर रहा हूं, सो दैट इज लीगल एक्टिविटी, सो दैट इज टर्म्ड एज टैक्स अवॉइडेंस, आल्सो टर्म्ड एज टैक्स प्लानिंग। तो देखो दोनों से, वो टैक्स इवेजन हो या टैक्स अवॉइडेंस हो, इन दोनों से अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है या जीरो हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन इन दोनों में से टैक्स इवेजन को अगर फॉलो करोगे तो वो टैक्स चोरी करना हुआ जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप टैक्स अवॉइडेंस को फॉलो करते हुए टैक्स लॉज में लूप होल्स आइडेंटिफाई कर रहे हो और अपने फेवरेबल ऑप्शंस को ऑप्ट कर रहे हो, इस तरह का काम करना, इसे कोई मसला मसाइल नहीं है, ये एक लीगल एक्टिविटी है, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टैक्स प्लानिंग। तो ये टैक्स अवॉइडेंस होता है। तो एग्जामिनर सेक्शन ए में कैसे सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस, तो आपको ये बिल्कुल चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये नॉर्मली 2 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन ए में इस तरह का सवाल आपसे पूछ लेता है। आगे अगर हम बात करें, मेरे पास 3 बेसिक हेडिंग्स हैं। एक है जी इनकम बेस्ड टैक्स, सेकंड हमारे पास है कैपिटल बेस्ड टैक्स और एक हमारे पास है गुड्स और सर्विस टैक्स। इनकम बेस्ड टैक्स की आगे 2 कैटेगरीज हैं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। कैपिटल बेस्ड टैक्स की भी आगे 2 कैटेगरीज हैं, कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। और गुड्स और सर्विस टैक्स की आगे एक ही हमारे पास कैटेगरी है, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये बड़ा की पॉइंट है, समझिएगा। इनकम बेस्ड टैक्सेस में वो टैक्सेस आ रहे हैं जिसकी वजह इनकम बने। कैपिटल बेस्ड टैक्सेस में वो टैक्सेस आएंगे जिसकी वजह कोई नॉन करंट एसेट बने। और गुड्स और सर्विस टैक्स में वो टैक्स आएगा जिसकी वजह कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विसेज बने। समझिएगा दोबारा बात को, आई रिपीट, ऐसा टैक्स जिसकी वजह इनकम बने वो इनकम बेस्ड टैक्स, ऐसा टैक्स जिसकी वजह कोई नॉन करंट एसेट्स बने वो कैपिटल बेस्ड टैक्सेस, और ऐसा टैक्स जिसकी वजह गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूम होना हो वो आपके लिए वैट। बीइंग इंडिविजुअल पर्सन, मैं भी पैसे कमाता हूं, अगर आप जॉब करते हैं, काम कारोबार करते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, शेयर्स खरीदे हुए, आपको डिविडेंड मिल रहा है, ओल्ड एज पर्सन को पेंशन मिलती है, तो ये तमाम इंडिविजुअल पर्सन भी इनकम अर्न कर रहे हैं और कंपनीज भी अपना काम कारोबार रन करके इनकम प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं। तो दोनों लोगों को टैक्स देना पड़ेगा और दोनों लोगों के टैक्स देने की वजह क्या बनी, कमाई गई इनकम। तो जब कमाई गई इनकम की वजह से टैक्स देना पड़े, दैट इज टर्म्ड एज इनकम बेस्ड टैक्स। अब यहां पे इनकम बेस्ड टैक्स में इनकम टैक्स अलग है और कॉर्पोरेशन टैक्स अलग है। दोनों में मैं फर्क पहले भी बता चुका हूं। इनकम टैक्स का मतलब जब इंडिविजुअल पर्सन के टैक्सेस की बात होती है तो इनकम टैक्स होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब जब एक कंपनी के टैक्स की बात होती है तो उसे कॉर्पोरेशन टैक्स नाम दिया जाता है। सो इनकम टैक्स में हमने कहा कि इंडिविजुअल पर्सन अर्न्स इनकम एंड पेज टैक्स ऑन इट, सो दैट इज इनकम बेस्ड टैक्स। इसी तरीके से अ कंपनी अर्न्स इनकम और प्रॉफिट्स एंड पेज टैक्स ऑन इट, तो वो कॉर्पोरेशन टैक्स। इंडिविजुअल पर्सन ने पैसा कमाया, मैंने पैसा कमाया, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, वो इनकम टैक्स होगा। मेरी ही कंपनी, उसने पैसा कमाया, उसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन मेरी कंपनी जब टैक्स पे करेगी उसका नाम दिया जाएगा कॉर्पोरेशन टैक्स। बाय द वे, वो बेशक इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेशन टैक्स हो, दोनों की कैटेगरी क्या है, वो डायरेक्ट टैक्सेस है। इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्यों? क्योंकि यहां पे टैक्स डायरेक्टली हमारी कमाई गई इनकम पे लग रहा है, वो बेशक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम हो या कंपनी की इनकम प्रॉफिट्स हो। तो जब इनकम की वजह से टैक्स लगता है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इंडिविजुअल पर्सन टैक्स पे करेगा इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स पे करेगी कॉर्पोरेशन टैक्स। लेकिन
यहाँ वजह क्या बन रही है? कमाई गई इनकम। सो दैट इज द रीजन हम इसको मार्क कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसा टैक्स जिसकी वजह कोई नॉन करंट एसेट बने। तो एक हमारे पास है कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी, और एक हमारे पास है इनहेरिटेंस टैक्स आईएचटी। ये दोनों टर्म्स भी हम पीछे कहीं ना कहीं देख कर आए हैं, बिल्कुल शुरू में जहां पे हम पेपर फॉर्मेट की बात कर रहे थे। और अगर मैं यहाँ पे मजीद लिंक करूं, इनकम टैक्स आपका सेक्शन सी में आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स का सवाल आपके पास सेक्शन सी में आता है। फर्दर अगर याद करूं तो ये 15 मार्क का क्वेश्चन था सेक्शन सी में, कॉर्पोरेशन टैक्स भी 15 मार्क का क्वेश्चन है। कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बात करें तो ये आपके पास सेक्शन बी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फॉर श्योरली। इनहेरिटेंस टैक्स भी आपके पास सेक्शन बी में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। लेकिन अब जरा समझते हैं कि वो ऐसे कौन से टैक्सेस है जिसकी वजह कोई एसेट बन रहा है। अगर एक पर्सन अपनी जिंदगी में, अगर किसी ने, मैं पर्सन नहीं स्पेसिफाई, बाय द वे अगर मैं पर्सन स्पेसिफाई कर भी दूं तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज पर्सन में इंडिविजुअल पर्सन भी शामिल होते हैं और बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कंपनीज भी आ जाती हैं। तो वर्ड पर्सन की डेफिनेशन में दोनों लोग आते हैं, जिंदा इंसान भी आते हैं और आर्टिफिशियल कंपनीज भी आती हैं। आप लॉ में, आप जो F4 का पेपर है, लॉ का पेपर, उसमें आप कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो कि इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो अगर कोई पर्सन अपनी जिंदगी में, वो पर्सन इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, वो पर्सन एक कोई कंपनी भी हो सकती है। बाय द वे मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूं, लेट्स से मैंने अपनी जिंदगी में कोई एसेट बेचा, ट्रांसफर किया, गिफ्ट किया। ये कौन से एसेट की बात कर रहा हूं? नॉन करंट एसेट की। अगर कोई पर्सन, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कोई एसेट बेचे, एक्सचेंज करे, गिफ्ट करे, तो उसको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है कैपिटल गेन टैक्स। और कैपिटल गेन टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज यहां पे टैक्स क्यों दिया जा रहा है? एसेट के सेल, ट्रांसफर, गिफ्ट, एक्सचेंज होने की वजह से। और ये टैक्स देने के रीजन क्या बन रहा है? नॉन करंट एसेट। सो दैट इज द रीजन कैपिटल बेस्ड टैक्स में जो पहली कैटेगरी में थी, कैपिटल गेन्स टैक्स सीजीटी, ये ऐसा टैक्स जो ड्यूरिंग लाइफ एक पर्सन अपना कोई एसेट बेचे, एक्सचेंज करे, गिफ्ट करे, ट्रांसफर करे, तो इन तमाम सिचुएशन में उसको टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल बेस्ड टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स क्यों है? बिकॉज ये एसेट की वजह से डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, बिकॉज एसेट सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर या गिफ्ट हो रहा है। इनहेरिटेंस टैक्स भी नॉन करंट एसेट की वजह से लगता है, लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब नॉन करंट एसेट किसी पर्सन की डेथ के वक्त दूसरे को ट्रांसफर हो रहे होते हैं। अब यहां ड्यूरिंग लाइफ ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। अब यहां पे एक पर्सन की डेथ के वक्त उसके नॉन करंट एसेट, उसकी स्टेट दूसरे लोगों को, बेनिफिशियरीज को ट्रांसफर हो रही है, तो उस टाइम पे भी यूके में एक टैक्स है जिसका नाम है इनहेरिटेंस टैक्स। और इनहेरिटेंस टैक्स या तो इनकम कमाने की वजह से लग रहा है, नॉन करंट एसेट के बेचने की वजह से, गेन पे लग रहा है। ना यहाँ पे पर्सन को इनकम मिल रही है, ना कोई गेन मिल रहा है, बिकॉज उसके एसेट तो उसकी डेथ के वक्त दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं। सो दैट इज द रीजन इनहेरिटेंस टैक्स इज नीदर काइंड ऑफ टैक्स। ना ही ये डायरेक्ट की कैटेगरी में आता है और ना ही ये इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आता है। ऑल्दो नॉन करंट एसेट की वजह से लग रहा है इट्स अ कैपिटल बेस्ड टैक्स, लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में से कोई कैटेगरी नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स इज नीदर काइंड ऑफ टैक्स। होपफुली आप ये बात क्लियरली समझ गए होंगे कि इनकम बेस्ड टैक्सेस वो टैक्सेस जो कमाई गई इनकम की वजह से देने पड़ रहे हो। कैपिटल बेस्ड टैक्सेस वो टैक्सेस जिनकी वजह कोई नॉन करंट एसेट बन रहा हो। आखिरी बात करते हैं, हम होटलिंग करते हैं, हम एयरलाइन टिकट्स बुक करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, हम बहुत सारा कुछ अपने पैसे कंज्यूम करते हैं गुड्स और सर्विसेज पे। तो गुड्स और सर्विसेज पे भी टैक्स लगता है। पाकिस्तान में इसको नाम दिया जाता है जीएसटी, गल्फ कंट्रीज में इसको, लाइक दुबई, अबू धाबी वगैरह में, ये 2018 से एप्लीकेबल हुआ है। उससे पहले ये वैट वगैरह नहीं था वहां पे। तो इन कंट्रीज में जीएसटी का नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। इस तरीके से यूके में जीएसटी नहीं कहा जाता बल्कि जीएसटी को वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगे किस वक्त? जब हम इनको कंज्यूम कर रहे हो, तो वो हमारे लिए कौन सा टैक्स होता है भाईजान? वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्टली हम पे अप्लाई नहीं हो रहा। हम यानी कि एंड कंज्यूमर की बात कर रहा हूं। जो वैट है ये बिजनेसेस के लिए नहीं है, वैट रजिस्टर्ड बिजनेसेस के लिए नहीं है, वैट आप और मेरे लिए है, बिकॉज हम एंड कंज्यूमर हैं। हम गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो हमें वैट पे ऑफ करना पड़ता है। ये डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं आ रहा, ये इनडायरेक्टली ट्रांसफर होते होते हमारे ऊपर आता है, इसलिए इसको हमने नाम दिया इनडायरेक्ट टैक्स का। इनकम मैंने डायरेक्टली कमाई थी, उस कमाई की इनकम की वजह से मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है। कंपनी ने इनकम कमाई थी, कंपनी को कमाई की इनकम पे टैक्स देना पड़ रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स, वो भी डायरेक्ट टैक्स है।
इंडिविजुअल पर्सन ने एसेट बेचा था, उस एसेट के बेचने की वजह से गेन आया, उस गेन पे टैक्स देना पड़ा, तो कैपिटल गेन टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं मरते वक्त एक पर्सन की डेथ के वक्त, तो उस वक्त ना वो डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है, लेकिन उस टैक्स का नाम है इनहेरिटेंस टैक्स। यहाँ पे जो गुड्स और सर्विस टैक्स है, ये हमें गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करने पे लग रहा है, एंड कंज्यूमर के लिए गिफ्ट होता है ये एंड कंज्यूमर पे ही अप्लाई होता है। बिजनेसेस तो देते हैं वैट और रिकवर भी करते हैं। तो बेसिकली आप परेशान मत हो, हमारे पास एक पूरा डिटेल से वैट का एरिया है, वैट का टॉपिक है, हम उसमें जाके मजीद इसको खोल के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक आइडिया के तौर पे बता दूं कि गुड्स और सर्विसेज वाला जो टैक्स है वैट, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये मैन्युफैक्चरर से ट्रांसफर हुआ रिटेलर पे, होलसेलर से ट्रांसफर हुआ रिटेलर पे, और ये रिटेलर से एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसफर होकर एंड कंज्यूमर के लिए अप्लाई होता है, एंड कंज्यूमर के लिए ये एप्लीकेबल है। बाकी तमाम लोग जो बीच में पीछे साइकिल में इन्वॉल्व थे वो वापसी रिकवर कर लेते हैं। ये किसकी जेब से पे ऑफ हो रहा होता है, ये किसकी जेब के लिए, ये किसके लिए कॉस्ट बन रहा होता है, ये हमारे लिए, आपके लिए, ये एंड कंज्यूमर के लिए एक कॉस्ट होती है, वैल्यू एडेड टैक्स। और इसको अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप वैट कम से कम पे ऑफ करो, तो भाई इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप कम से कम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करो ताकि आप वैट से बच सको। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इसके अलावा जितने भी आप लग्जरी आइटम भी आप परचेस करते हो, उस पर ज्यादा वैट होता है। नेसेसरी आइटम्स पे, जो जिंदा रहने के लिए चीजें हैं, जो आपकी डेली बेस की, जो लाइक ग्रोसरी वगैरह आप करने जाते हो, उस पर भी वैट होता है, लेकिन उसका परसेंट कम होता है। तो जितनी भी लग्जरी आइटम्स होते हैं उस पर वैट भी उतना ही ज्यादा होता है, राइट। तो ये हमने अभी तक जो बात की, इसको हम अपने सेक्शन से भी लिंक कर रहे थे। इनकम टैक्स के इन दो एरियाज को हमने सेक्शन सी के 15 मार्क क्वेश्चन से लिंक किया। नॉन करंट कैपिटल बेस्ड टैक्सेस में जो सीजीटी और आईएसटी था, हमने इसको सेक्शन बी से रेफर किया। इस तरीके से गुड्स और सर्विसेज टैक्स को भी हम मार्क कर देते हैं। ये भी सेक्शन बी में एक हमारे पास सिनेरियो आता है वैट का, और यहाँ पे भी ये 10 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखो, अच्छी बात ये हो गई कि इनफैक्ट हमें जो कंफर्म पता है किन एरिया से क्वेश्चन आएगा, 15, 15, 30, और इसके बाद ये सेक्शन बी के 10, 10 और 10, 30, यानी कि 60 मार्क्स का तो हमें पेपर कंफर्म पता है कि किस एरिया से एग्जामिन होना है। आपको इन एरियाज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि इन एरियाज के क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। बाकी जो बचे 40 नंबर, उसमें से 30 नंबर सेक्शन ए के जो कि कहीं से भी आ सकते हैं, और जो 10 नंबर टैक्स प्लानिंग के, वो भी आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हमारे पास एक हेडिंग है, टाइप्स ऑफ टैक्स रेट्स। एक है जी प्रोग्रेसिव, एक है प्रोपोर्शनल, एक है रिग्रेसिव। ये हमारे पास एक कॉलम है इनकम का और एक कॉलम है टैक्स का। हर एक में हमारे पास ये कॉलम्स हमें नजर आ रहे हैं। फर्ज करें आप इनकम कमा रहे थे 1000 और आप उस पर टैक्स दे रहे थे 200 का। आपकी इनकम मल्टीप्लाई बाय 2 होके 2000 हो गई। लेकिन आप देखें, आपका इस इनकम पे तो आप 200 का टैक्स दे रहे थे, लेकिन जब 2000 रुपए की इनकम कमाई तो आपका टैक्स हो गया 500। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि ये ऐसे टैक्स रेट्स हैं जो जिनका प्रोपोर्शन कमाई गई इनकम से ज्यादा है। ऐसे टैक्स रेट, आपकी इनकम बढ़ी ट्वाइस, लेकिन आपके टैक्स बढ़ गया ट्वाइस से ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स ऐसे टैक्स रेट्स होंगे कि टैक्स इंक्रीजिंग इन अ हायर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द इनकम। इनकम बढ़ी 2 के प्रोपोर्शन से, लेकिन टैक्स बढ़ा 2 से ज्यादा के प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शनल की बात करें, जब आप 1000 कमा रहे थे, यू वर पेइंग टैक्स ऑफ 200। आपकी इनकम लेट से 1000 से बढ़ के 2000 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2 के प्रोपोर्शन से बढ़ गई, और इस 2000 की इनकम पे आप टैक्स जो दे रहे हो वो 400 कैलकुलेट हुआ। यानी कि 200 से टैक्स एग्जैक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, तो ये 400 का टैक्स हुआ। तो जब ऐसे टैक्स रेट्स अप्लाई हुए कि आपकी जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ी, उस प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन से आपका टैक्स बढ़ा, तो हम इसको नाम देंगे कि टैक्स इंक्रीजिंग इन अ सेम प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इनकम। तो ऐसे टैक्स रेट्स आपके होंगे प्रोपोर्शनल टैक्स रेट्स। एक पहली कैटेगरी क्या थी, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स। सेकंड हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स रेट्स। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव की बात करते हैं। लेट्स से आप इनकम अर्न कर रहे थे 1000 और इस वक्त आप टैक्स पे कर रहे थे 200 का। आपकी इनकम मल्टीप्लाई बाय 2 होके लेट से हो गई 2000, आप 2000 कमाना शुरू हो गए, लेकिन इस 2000 पे आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ रहा है 300 का। अब आप जरा देखो कि यहाँ पे जो टैक्स बढ़ रहा है वो 2 के प्रोपोर्शन से जरा कम पे बढ़ रहा है, तो हम इसको नाम देंगे रिग्रेसिव टैक्स रेट्स का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स इंक्रीजिंग इन अ लोअर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इनकम। जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ी, टैक्स उससे कम प्रोपोर्शन पे
कम प्रोपोर्शन से बढ़ा, तो ऐसे टैक्स रेट्स को हम नाम देंगे रिग्रेसिव टैक्स रेट्स का, या इनवर्स ऑफ प्रोग्रेसिव भी बोला जा सकता है। रिग्रेसिव टैक्स रेट्स को क्या बोला जा सकता है? इनवर्स ऑफ प्रोग्रेसिव भी बोला जा सकता है, राइट। प्रोग्रेसिव क्या था? एक हायर प्रोपोर्शन से टैक्स बढ़ रहा था एज कंपेयर टू इनकम। प्रोपोर्शनल में क्या हुआ? दोनों सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हुए, जितने प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ी उसी हिसाब से आपका टैक्स बढ़ा। लेकिन रिग्रेसिव में क्या हुआ? जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम प्रोपोर्शन से बढ़ा, राइट। तो ये कुछ एक आपको पता होना चाहिए कि जब टैक्स रेट्स अप्लाई हों, क्या ये प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, या आपके प्रोपोर्शनल टैक्स रेट्स हैं। बाय द वे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इसकी बेस पे हमारे अगले कुछ चैप्टर्स चलने लगे हैं, जिनका आपके जो एक पूरी फाइल है जिसमें सीक्वेंस है लेक्चर्स का, चैप्टर्स का। हमारे पोर्टल पे जो भी सीक्वेंस फॉलो होगा वो इसके मुताबिक होगा। और शुरू के आप समझ लो कि जो भी इनकम टैक्स, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन के जितने भी चैप्टर्स हैं, उसकी बेसिस ये चीज है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स का वर्ड फिर हमारे सामने आ गया। अब हमें याद हो जाना चाहिए कि इनकम टैक्स का वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं। जब एक इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स की बात होती है तो हम कहते हैं इनकम टैक्स। मैं टैक्स दूंगा तो मेरा टैक्स होगा इनकम टैक्स। आप बीइंग इंडिविजुअल पर्सन टैक्स पे करेंगे तो आपका टैक्स होगा इनकम टैक्स। कोई कंपनी टैक्स पे करेगी, उसका नाम होगा कॉर्पोरेशन टैक्स। सो इनकम टैक्स का वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर द टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। और इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन होगी फिस्कल ईयर, और हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर 22-23 है, जो कि स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 22 को और एंड होता है 5 अप्रैल 23 को। यहाँ पे आपके पास एक बात में माइंड में बात आएगी कि अभी करंटली तो हम आगे की डेट्स में चल रहे हैं, या पढ़ हम पीछे वाला रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी कंट्री का कोई टैक्स का पेपर पढ़ा जाता है तो इफेक्टिवली लास्ट फाइनेंस एक्ट का पढ़ा जाता है, जो एक्चुअल में गुजर चुका होता है। जो भी करंट चल रहा होता है इसमें हर रोज कोई ना कोई नया टैक्स लॉ आता है, कुछ चेंजेस आ रही होती हैं। तो इसलिए करंट फिस्कल ईयर या फाइनेंस एक्ट को नहीं पढ़ा जाता। फाइनेंस एक्ट या फिस्कल ईयर हमेशा पिछले वाला पढ़ा जाता है जो इन एक्चुअल गुजर चुका होता है, राइट। तो हमारे लिए फिस्कल ईयर 22-23 है। हम इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन की बात करने लगे हैं, और यहाँ पे तमाम कैलकुलेशन फिस्कल ईयर 22-23 के मुताबिक होंगी। मींस हम अपने तमाम कैलकुलेशंस में, क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशंस करेंगे वो इन डेट्स के हिसाब से करेंगे। फिस्कल ईयर 22-23 6 अप्रैल 22 से लेकर 5 अप्रैल 23 के मुताबिक हम अपने तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। जब भी कभी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स की बात होगी ना, तो सबसे पहले उसके सोर्सेस ऑफ इनकम माइंड में आने चाहिए। अगर यूके में आप और मैं टैक्स देंगे तो हमारी टैक्सेशन हमारे सोर्सेस ऑफ इनकम के मुताबिक होगी। और याद रखिएगा, हर सोर्स ऑफ इनकम अलग टैक्स नहीं होता। क्या मतलब वो इस बात का? लेट्स से आई एम इन यूके और मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी इंप्लॉयमेंट इनकम है, मैं अपना कोई काम कारोबार कर रहा हूं, मेरी ट्रेडिंग इनकम भी है, मैंने कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, मुझे वहां पे लेट्स से इंटरेस्ट इनकम मिलती है या डिविडेंड इनकम मिलती है। तो मेरे तमाम तरह के जो सोर्सेस ऑफ इनकम है इन पे अलग अलग टैक्स नहीं होगा। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन के लिए, इनकम टैक्सेस कैलकुलेट करने के लिए, हम एक पर्सन के सोर्सेस ऑफ इनकम को एडअप करवाएंगे, और जब तमाम तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम एडअप हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। ये तमाम तरह के सोर्सेस हो क्या सकते हैं, जरा इसकी कुछ मजीद बात करते हैं। किसी भी पर्सन के मैक्सिमम 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकते हैं, कुछ सातवां नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी इनकम इज द फर्स्ट सोर्स दैट इज आल्सो टर्म्ड एज रेंटल इनकम। अगर आपने अपनी कोई लैंड, बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, लेट आउट की हुई है, उससे आपको जो इनकम मिल रही है दैट वुड बी टर्म्ड एज प्रॉपर्टी इनकम या रेंटल इनकम। आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम। आप अपना कोई काम कारोबार रन कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रन कर रहे हैं या पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं, वहां से आपको जो शेयर ऑफ पार्टनरशिप मिलता है, या आपका जो इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस है, जो आपका सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, वो भी आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। उस इनकम का नाम दिया जाएगा ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, फॉर एग्जांपल बैंक में फिक्स अकाउंट में पैसा रखा है, वहां पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। आपने किसी कंपनी के लोन नोट्स, डिबेंचर्स, और पाकिस्तान में इसको नाम दिया जाता है टीएफसीस का, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ये पाकिस्तान में यूज होने वाला टर्म है। और जो इंटरनेशनल टर्म्स यूज होते हैं वो लोन नोट्स या डिबेंचर्स होते हैं। तो अगर आपने इनमें इन्वेस्टमेंट्स किए हुए, वहां पे भी आपको ईयरली, 6 मंथली आपको कुछ अमाउंट मिल रही होती है, दैट इज योर इंटरेस्ट इनकम। एंड देयर आफ्टर
अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको नॉर्मली कंपनी की तरफ से ईयर एंड पे डिविडेंड मिलता है। और अगर आप ओल्ड एज हो गए, कोई आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे या अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय भी थे, तो आपको आफ्टर रिटायरमेंट भी कुछ पैसा मिल रहा होता है, दैट इज पेंशन इनकम। तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के मैक्सिमम 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकते हैं। आई रिपीट, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड पेंशन। तो इन 6 के अलावा कुछ 7वां सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता। हम हर एक सोर्स ऑफ इनकम को अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके सोर्सेस ऑफ इनकम इस इनकम शीट का पार्ट बनाते रहते हैं। ये बेसिकली एक इनकम शीट है फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। तमाम तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम को अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद हम फाइंड करते हैं टोटल इनकम। फिर इस टोटल इनकम में से एचएमआरसी ने हमें अलाउ किया, एज वी आर टॉकिंग अबाउट यूके टैक्सेस, तो यूके टैक्स गवर्निंग बॉडी का नाम है एचएमआरसी। एचएमआरसी ने हमें अलाउ किया कि यार एक स्पेसिफिक अमाउंट तक अगर आपने इनकम अर्न की तो उस इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री इनकम, जिसका स्टैंडर्ड बुकिश नेम है पर्सनल अलाउंस। तो टोटल इनकम में से हम पर्सनल अलाउंस को डिडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। आई रिपीट, इस इनकम शीट में करना क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन के जो भी सोर्सेस ऑफ इनकम है सबको अलग अलग इंडिविजुअली कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखते जाएंगे और इन तमाम को सम अप करके हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में से हम पर्सनल अलाउंस, जो कि एक टैक्स फ्री इनकम है, इतनी अमाउंट तक आप पे कोई टैक्सेशन नहीं होगी, उससे ऊपर की जो अमाउंट है वो टैक्सेबल इनकम है। इस टैक्सेबल इनकम पे अब टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे और आप इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो पर्सनल अलाउंस की अमाउंट है जिससे मैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पर पीए लिखूंगा, ये फॉर द फिजिकल ईयर 22-23 ये फिक्स रहेगी। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें पर्सनल अलाउंस फिक्स रहेगा 12570। और ये वाली अमाउंट हमें एचएमआरसी ने खुद से बता दी गई कि फॉर दिस फिजिकल ईयर 22-23 पर्सनल अलाउंस is the standard amount and this amount is 12570. This personal allowance is deducted from the total income to get the taxable income. Thereafter इस taxable income पे finally हम tax rates apply करके income tax liability calculate करते हैं। इस पूरी स्लाइड पे हमने ये समझा कि इनकम टैक्स फाइंड करने के लिए टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन के लिए उसके तमाम तरह के सोर्सेज देखे जाएंगे। लाजमी नहीं कि एक पर्सन के 6 सोर्सेज ऑफ इनकम ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई है तो आपका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, रेंटल इनकम। अगर मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे देने के साथ साथ मैं जॉब भी करता हूं तो मेरे 2 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, प्रॉपर्टी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम। और अगर एक पर्सन साथ में कोई बिजनेस भी रन कर रहा है तो उसके लिए रेंटल इनकम भी होगी, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी होगी और साथ में वो अगर बिजनेस भी कर रहा है तो ट्रेडिंग इनकम भी होगी। तो मैक्सिमम 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, इसमें कोई कसम नहीं है कि हमेशा 6 ही होने चाहिए। क्वेश्चन हर क्वेश्चन में वैरी करता है, डिफरेंट हो सकता है सिचुएशन। लाजमी नहीं है कि हर पर्सन के 6 सोर्सेस ऑफ इनकम ही हो भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम सोर्सेस ऑफ इनकम को हम एडअप करवाएंगे, टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम में से पर्सन अलाउंस माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम आएगी। इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स अप्लाई करते हुए इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स अप्लाई करते हुए हम इस टैक्सेबल इनकम पे वी शैल बी अप्लाइंग द टैक्स रेट्स। और ये इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स अप्लाई करने के बाद फाइनली हमारे पास इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब जरा अगली बात समझिएगा, यूके टैक्स में इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन के लिए 3 रेट्स हैं, 20%, 40% और 45%। जो पर्सन 20% पे टैक्स दे रहा होगा उसका नाम होगा, उसका स्टेटस होगा बेसिक रेट टैक्स पेयर। अगर मैं 40% पे यूके में टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरा स्टेटस होगा हाई रेट टैक्स पेयर। और अगर कोई पर्सन 45% पे टैक्स दे रहा होगा तो उसका नाम होगा एडिशनल रेट टैक्स पेयर, बेसिकली उसका स्टेटस होगा एडिशनल रेट टैक्स पेयर। तो जो टैक्स रेट्स हैं दीज आर अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। ये टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स अप्लाई होने हैं तो हम इनकम टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचेंगे, लेकिन ये टैक्सेबल इनकम पे किस तरीके से अप्लाई होते हैं। अगर किसी पर्सन की टैक्सेबल इनकम इस लिमिट के अंदर है 1,37,700 पाउंड्स, तो इतनी अमाउंट तक की इनकम पे 20% का टैक्स लगेगा। अगर इस पर्सन की इनकम 37,701 से बड़ी और कहां तक गई 150,000 तक, इस रेंज में उसका टैक्स रेट होगा 40%। और इससे ऊपर की जो अमाउंट होगी एडिशनल अमाउंट पे उसका टैक्स रेट होगा 45%। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, लेट्स से मैं यहाँ पे टैक्सेबल इनकम एज्यूम करता हूं 40,000। तो आप ये नहीं बोलोगे कि 40,000 इज मोर देन दिस अमाउंट, तो डायरेक्टली आप इसमें फॉल कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली 40% लगा दोगे
ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। किस तरीके से करना है काम? जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैक्स रेट्स आर एप्लीकेबल इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, तो आप बोलोगे यार इस 40,000 में से शुरू की जो 37,700 की अमाउंट है ये 20% पे टैक्स होनी चाहिए, और 40,000 में से जो डिफरेंशियल बचेगा ये डिफरेंशियल आपका 40% पे टैक्स होना चाहिए। तो इसी चीज को समझने के लिए कि यार टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाए, हाउ वी कैन अप्लाई द टैक्स रेट्स, हाउ वी हैव टू फॉलो द बैंड लिमिट्स, तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास नेक्स्ट कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करके हम ये चीज समझेंगे कि यार हाउ टू अप्लाई द टैक्स रेट्स, हाउ टू फॉलो द बैंड लिमिट्स। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बिकॉज हम अपने नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और इन एग्जाम्पल में हम वन बाय वन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे, और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के साथ साथ हम अपने पास इनकम टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करेंगे। इस एग्जाम्पल वन में टोटल इनकम आपको दी हुई है 30,000, और रिक्वायरमेंट है कि हमने कैलकुलेट करना है टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम इफ गिवन 30,000, टोटल इनकम से पर्सनल अलाउंस माइनस किया जाता है 12570 फिक्स अमाउंट फॉर द फिस्कल ईयर 22-23, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गई 17430। और एक और चीज यहीं पे गाइड कर दूं, हमें टैक्सेबल इनकम ही फाइंड करनी थी, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि रिक्वायरमेंट में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का नहीं कहा। तो जितना हमें बोला हम उतनी अमाउंट कैलकुलेट करके हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर दी 17430। अगली चीज जरा समझें, अगर आपको बेसिक बैंड लिमिट याद हो 1 पाउंड से लेकर 37,700, तो ये टैक्सेबल इनकम इसी रेंज में फॉल कर रही है। सो वी कैन से दैट पर्सन का स्टेटस है बेसिक रेट टैक्स पेयर, और ये पर्सन 20% पे टैक्स देगा। एग्जाम्पल 2 में हमें बोल रहा है कि टोटल इनकम है भाईजान 10,000, और आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम 10,000 दी हुई है, ठीक है जी। पर्सनल अलाउंस होता है 12570। अगर हम ये अमाउंट डिडक्ट करवा दे तो हमारे पास 2570 एक नेगेटिव अमाउंट क्रिएट हो गई। टैक्सेबल इनकम का मतलब वो अमाउंट जिस पे टैक्स देना है, ये पॉजिटिव अमाउंट थी, हमें 17430 पे टैक्स देना था प्रीवियस एग्जांपल में। यहाँ पे आप देखो टैक्सेबल इनकम नेगेटिव फिगर कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब कि अब हमने टैक्स देना नहीं, उल्टा एचएमआरसी से टैक्स वापसी लेना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम कौन होते हैं टैक्स लेने वाले? क्या हम टैक्स गवर्निंग बॉडी हैं? तो यहाँ पे बेसिकली ये नेगेटिव अमाउंट पर्सनल अलाउंस की वजह से कैलकुलेट हुई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी टैक्सेबल इनकम नेगेटिव नहीं आ सकती। सो व्हाट टू डू इन दिस केस? अगर आपकी टोटल इनकम ही 10,000 है, पर्सनल अलाउंस बेशक आपको मालूम है ज्यादा अमाउंट का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप पर्सनल अलाउंस को कम करके डिडक्ट करवाओगे ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम नील हो जाए और नेगेटिव फिगर ना बने। ऑल्दो इट वाज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 12570, लेकिन हम यहाँ पे इसको कम करके रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस यूज कर रहे हैं। तो मैं साथ में लिख देता हूं, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस इज यूज्ड ओवर हियर बिकॉज पर्सनल अलाउंस हमारी टैक्सेबल इनकम को नील तो कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव फिगर क्रिएट नहीं हो सकता। तो आप भी याद रखिएगा कि जब कभी भी पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम अगर नेगेटिव आ रही हो, तो आप अपना पर्सनल अलाउंस कम करोगे, रिड्यूस करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे, क्योंकि पर्सनल अलाउंस हमें रिलीफ देने के लिए है। अगर नेगेटिव अमाउंट कैलकुलेट हो रही है, इसका मतलब हम एचएमआरसी से उल्टा वापस टैक्स मांग रहे हैं। हम तो टैक्स नहीं ले सकते ना। तो कीप रिमेंबर, इन दिस केस वी शैल बी रिस्ट्रिक्टिंग द अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस। तो इन दो एग्जांपल्स में, एग्जांपल 1 और 2 में तो हमें सिर्फ टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना थी, जो कि हमने कर ली। अब जरा आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 में कह रहा है कि टोटल इनकम इज 35,000। अब देखो हमारे पास इनकम टैक्स लायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। अब टोटल इनकम अगर आपके क्वेश्चन में 35,000 दी गई है, 12570 का अगर आप पर्सनल अलाउंस माइनस कर दोगे तो टैक्सेबल इनकम आपके पास आ जाएगी 222430। टैक्स लायबिलिटी तक जाने के लिए अब अगला एक सिचुएशन देखिएगा। मैंने बेसिक ग्रेड बैंड लिमिट्स लिखी यहाँ पे। बेसिक बैंड लिमिट कहां से कहां तक होती है कि अगर एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम इन लिमिट्स के दरमियान फॉल कर रही है तो वो पर्सन 20% पे टैक्स देगा। 22430 is falling in this band limit, so we'll say 22430 to be multiplied with the basic rate of tax 20%, और ये आपके पास 4486 की अमाउंट कैलकुलेट हो गई, इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई। हमने क्या किया? हमने बेसिक रेट बैंड लिमिट लिखी। ये हमें कहां से मालूम चली? ये हमारे पास यहाँ पे दी हुई थी। आप परेशान मत हो, ये तमाम तरह की लिमिट्स वगैरह आपके एग्जाम में टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस में मौजूद होती हैं।
ये रेट्स वगैरह, ये लिमिट्स वगैरह, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस के नाम से आपके एग्जाम में दी होती है। आप ड्यूरिंग एग्जाम वहां पे क्लिक करके ऑप्शन पे ये देख सकते हैं। अगर ये लिमिट्स आप भूल भी जाएं तो परेशान मत होइएगा, ये हमारे एग्जाम में दी गई होती है। तो हमने बेसिकली एग्जाम्पल 3 में रहते हुए इनकम टैक्स लायबिलिटी फाइंड करना थी। पहले स्टेप में हमने टोटल में से पर्सन लॉस माइनस किया, टैक्सेबल इनकम आई। फिर हमने चेक किया ये टैक्सेबल इनकम इस बेसिक रेट में फॉल कर रही है। तो हमने जो भी टैक्सेबल इनकम थी इस पे बेसिक रेट 20% अप्लाई किया, तो हमारे पास इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई 4486 की इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई। प्लीज आप अपने तौर पे भी कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा एंड मेक मी करेक्ट। अगर मैं कहीं पे गलत कर जाऊं तो आप उसको कैलकुलेशन को सही कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 4 में आपके पास टोटल इनकम दी हुई है 57850 एंड रिक्वायरमेंट इज अगेन टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, टोटल इनकम इज 57850, पर्सनल अलाउंस ऑफ फिक्स अमाउंट 12570 माइनस होगा। अब यहाँ पे हम पूरा पर्सनल अलाउंस यूज कर सकते हैं बिकॉज हमारी टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम ज्यादा है, पर्सनल अलाउंस कम है। ये माइनस होने के बाद हमारे पास 45280 कैलकुलेट हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली इनकम में से कुछ हिस्सा बेसिक रेट में जा रहा है और कुछ हिस्सा ज्यादा जा रहा है। तो 45280 में से अगर 37700 माइनस करूं तो ये आपके पास डिफरेंशियल अमाउंट बचती है 7580। अब इस पर्सन का स्टेटस तो हो जाएगा हाई रेट टैक्स पेयर, लेकिन ये टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी तो आप देखिएगा प्लीज। मैंने बेसिक रेट बैंड लिमिट लिखी 1 से लेकर 37,700। इस अमाउंट में से to this extent rate of tax will be basic rate 20%, 7540 is calculated। और अब आप उठाओगे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 45280 में से। हमने कहा कि भाई यहाँ पे 45280 में से आपके पास जो डिफरेंशियल 37700 माइनस किया तो मेरे पास जो 7580 की इनकम आ रही है, और ये इस इनकम पे जो रेट ऑफ टैक्स होगा दैट वुड बी 40% एंड रिजल्टिंगली 7580 का 40% इज कैलकुलेटेड एज 3032। और इन दोनों अमाउंट्स को आप सम अप करके बोलोगे इनकम टैक्स लायबिलिटी, और इनकम टैक्स लायबिलिटी आपके पास आ गई 10572। फॉर योर कंफर्मेशन द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज शुड बी इक्वल टू 45280। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिसाइड द टैक्स रेट। और इस सिचुएशन में अगर मैं पर्सन की टैक्सेबल इनकम देखूं विच इज मोर देन द बेसिक रेट बैंड लिमिट एंड लेस देन द सेकंड बैंड लिमिट। सेकंड बैंड लिमिट आपको याद हो कि वो कितनी थी, दैट वाज 150,000। तो पर्सन की बेसिकली टैक्सेबल इनकम इस सिचुएशन में आ रही है, इस बैंड में फॉल कर रही है, इस लिमिट में फॉल कर रही है, तो ये 40% का टैक्स देगा। लेकिन कितने अमाउंट का, जितनी अमाउंट 37,700 से ज्यादा है उतनी अमाउंट जो कि 7580 कैलकुलेट हुई, इतनी अमाउंट पे पर्सन 40% का टैक्स देगा। और इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 45280। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 5 में डायरेक्टली यू कैन सी टैक्सेबल इनकम आपको दी हुई है। टैक्सेबल इनकम का मतलब कि इस अमाउंट तक पहुंचते पहुंचते आपका पर्सनल अलाउंस ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो आप इसको दोबारा से माइनस नहीं कर दीजिएगा। अब मैं इस 112,000 को डायरेक्टली यहाँ पे टैक्सेबल इनकम के सामने लिख रहा हूँ। अब आप देखो दिस अमाउंट इज मोर देन द बेसिक रेट बैंड लिमिट बट लेस देन द सेकंड बैंड लिमिट। मैंने कहा कि 1,12,37,700 से तो ज्यादा है लेकिन 150,000 से कम है। अब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, अगेन वही रूल है, बेसिक रेट बैंड लिमिट होती है 37,700। तो हमने कहा कि यार इस अमाउंट में से शुरू के 37,700 तक रेट ऑफ टैक्स विल बी 20% एंड रिजल्टिंगली 7540 इज कैलकुलेटेड। अब आप बोलोगे कि इसकी एडिशनल अमाउंट है कितनी। इसकी एडिशनल अमाउंट अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आप क्या बोलोगे कि 112,000 में से 37,700 हैज ऑलरेडी टैक्स्ड। तो एडिशनल अमाउंट मेरे पास आ रही है, डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का 74,300। टू दिस एक्सटेंट रेट ऑफ टैक्स विल बी हाई रेट विच इज 40%। और अगर 40% आप इस अमाउंट का लगा लोगे तो आपके पास कैलकुलेट हो गया 29,720। और अगर आप इन दोनों को सम अप करोगे दैट वुड बी योर इनकम टैक्स लायबिलिटी, और ये सम बन रहा है 37260। फॉर योर कंफर्मेशन अगेन, आप इन दोनों को सम करोगे, द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज the sum of these two values should be equal to your total taxable income।
अभी हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं मजीद इस चीज को समझने के लिए। अब इन दो सिचुएशन में आप देखोगे कि टोटल टैक्सेबल इनकम बेसिक रेट से भी ज्यादा, बेसिक बैंड लिमिट से भी ज्यादा होगा और नेक्स्ट हाई बैंड लिमिट से भी ज्यादा होगी। लेट्स से एग्जांपल 6 की अगर हम बात करें, यू कैन सी यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है 1,80,000 रुपए की, डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम दी हुई है। मैं इसको टोटल के कॉलम में नहीं लिख रहा, मैं इसमें से पर्सनल अलाउंस माइनस नहीं करवाऊंगा, बिकॉज डायरेक्टली द टैक्सेबल इनकम इज गिवन। इट मींस इस 180 की कैलकुलेशन में पर्सनल अलाउंस ऑलरेडी माइनस हो चुका। तो इसको टैक्सेबल इनकम को मैंने कहा कि ये बेसिक बैंड लिमिट 37,700 से ज्यादा है और ये हाई बैंड लिमिट ऑफ 150,000 से भी ज्यादा है। अब बैंड्स को आपने नहीं छोड़ना, आपने बैंड्स को फॉलो किस तरीके से करना है। आपने कहा 37,700 की अमाउंट तक बेसिक रेट लगेगा 20%, लायबिलिटी आएगी 7,540। अब आपने कहा 150,000 में से, अच्छा चलो इसको ऐसे लिख देते हैं कि इनकम अगर 37,701 से 150 के दरमियान जो इनकम होगी और ये डिफरेंशियल बनता है मेरे पास 112,300, इतनी अमाउंट तक आपके पास टैक्स लगेगा 40% और ये अमाउंट कैलकुलेट होगी 44920। इन दोनों का सम अगर आप करके देखोगे तो टोटल अमाउंट 150,000 तक पहुंच चुकी होगी। अब आप एक्चुअल टैक्सेबल इनकम उठाओ 180,000, जिसमें से अभी तक 150,000 की अमाउंट ऊपर इन दोनों का सम टैक्स हो चुकी। जो डिफरेंशियल अभी भी 30,000 आ रहा है, इस 30,000 की अमाउंट पे रेट ऑफ टैक्स विल बी 45%। 13,500 is calculated. The sum of all these three amounts will be the total income tax liability, which is becoming 65,960. अब आप फर्दर कंफर्मेशन के लिए देख सकते हो कि इन तीनों अमाउंट्स का सम इज बिकमिंग इक्वल टू 180,000। अब बैंड लिमिट्स किस तरीके से फॉलो हुए कि भाई हमने कहा कि जितनी अमाउंट बेसिक रेट में जा रही है 37,700 तक 20%, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंशियल उस पर 40% और इस 150 से ज्यादा जो इनकम जाएगी उस पर 45%। तो सेम चीज हमने यहाँ पे यूज की। हमने एग्जाम्पल 6 में कहा कि ये आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम वाज 180,000 which is more than basic band limit, also more than the second band limit। तो बेसिक बैंड लिमिट तक जितनी अमाउंट थी वो 20% पे टैक्स हुई, इसके दरमियान जो अमाउंट थी बेसिक और हाई रेट के दरमियान ये हाई रेट पे टैक्स हुई, और जो टोटल टैक्सेबल इनकम में से 150 को माइनस किया, जो एडिशनल 30,000 की अमाउंट थी वो 45% पे टैक्स की। एग्जाम्पल 7 है लेकिन वो आपके करने की है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इस एग्जाम्पल 7 को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, देन आप इसको प्ले करके कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि क्या आपने सही कैलकुलेट किया या नहीं किया। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू प्लीज स्टॉप वीडियो हेयर। एग्जाम्पल 7 बिल्कुल एग्जाम्पल 6 की तरह है लेकिन इसमें अमाउंट डिफरेंट है। तो आप इसको एक दफा खुद से अटेम्प्ट करके देखें, आपको एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि वेदर यू आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट। एग्जाम्पल 7 में भी हमारे पास टैक्सेबल इनकम दी हुई है, तो मैंने डायरेक्टली टैक्सेबल के सामने लिख दिया 165,000, मोर देन द बेसिक बैंड लिमिट ऑफ 37,700, ऑल्सो मोर देन द सेकंड बैंड लिमिट ऑफ 150,000। तो यहाँ पे हमने कहा 1 से लेकर 37,700 की अमाउंट, इस अमाउंट की एक्सटेंड तक रेट ऑफ टैक्स रहेगा 20%, 7540। फिर हमने कहा जो इनकम 37,701 से 150,000 की लिमिट तक है ये बनती है 112,300, इतनी अमाउंट तक रेट ऑफ टैक्स होगा 40%। तो ये अमाउंट कैलकुलेट हो गई 44,920। अब आप फाइनल स्टेप में जाके टोटल टैक्सेबल इनकम उठाओगे 165,000, जिसमें से इन दोनों का सम अगर आप चेक कर लो तो 150,000 तक की अमाउंट पे टैक्स ऑलरेडी हो चुका। जो डिफरेंशियल 15,000 की अमाउंट है इस पे रेट ऑफ टैक्स रहेगा 45%। एडिशनल रेट एक्सपेयर, एडिशनल रेट टैक्स का परसेंटेज है 45%। तो मेरे पास अमाउंट कैलकुलेट हो गई 6750। the sum of all these three will be your total income tax liability, that is 59210। और फाइनल कंफर्मेशन के लिए आप इन सब का सम चेक करोगे तो ये आपके पास 165,000 के इक्वल आना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली फॉलो द बैंड लिमिट्स एंड वी डू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटीज। इसके साथ ही हमारी इस बेसिक चैप्टर की, बेसिक इंट्रोडक्शन की कहानी कंप्लीट होती है। इस पूरे चैप्टर में हमने कुछ बातें समझी। हमने कुछ बातें क्या समझी जरा क्विकली समराइज करते हैं। हमने टैक्स के पेपर के लिए फाइनेंस एक्ट का सीन देखा जो हमारे लिए रेलिवेंट है। फाइनेंस एक्ट 2022 किन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है? जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 और मार्च 24 में, इनमें से जब भी स्टूडेंट टैक्स या एडवांस टैक्स का पेपर देगा उसके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 रेलिवेंट है। हमारे पेपर में 3 सेक्शंस आते हैं।
सेक्शन बी और सी के नॉर्मली एरियाज डिफाइंड है। सेक्शन ए और बी 30 मार्क्स के हैं और सेक्शन सी जो आपका 40 मार्क्स का है। 5 मेन हेड्स ऑफ टैक्स मिले हमें। अगर आपको याद हो, इनकम बेस्ड टैक्स की एक हेडिंग थी, उसकी 2 कैटेगरीज थी। फिर कैपिटल बेस्ड टैक्स की हेडिंग थी, उसकी 2 कैटेगरीज थी। फिर एक गुड्स और सर्विस टैक्स का, उसकी एक कैटेगरी थी। तो अगर मैं आपको याद करवाऊं, तो बेसिकली ये हमारे मेन एरियाज हैं। ये टैक्स में पूरा पढ़ने का यही है, सिलेबस यही है हमारे पास। यहाँ पे हमने ये डिस्कशन की थी कि इनकम बेस्ड टैक्स, कैपिटल बेस्ड टैक्स और गुड्स और सर्विस टैक्स। तो हमें ये टर्म्स कुछ मिले थे। इनकम बेस्ड टैक्सेस में इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये दो मेजर एरियाज हो गए। थर्ड मेजर एरिया टैक्स का है कैपिटल गेन टैक्स। फोर्थ मेजर एरिया है इनहेरिटेंस टैक्स। और फिफ्थ मेजर एरिया ऑफ द सिलेबस है वैल्यू एडेड टैक्स। तो टैक्स के पेपर में ये 5 एरियाज में हमारा टैक्स बिल्कुल फैला हुआ है। इन 5 एरियाज के अलावा और कोई डिफरेंट हमारे पास टैक्स की कैटेगरी नहीं है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेजरली टैक्स के पेपर में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, ये पढ़ने लायक चीज है। Thereafter we started discussing about the income taxes, taxation of individual person। तमाम तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम को एडअप किया जाता है टोटल इनकम में से। फिर पर्सनल अलाउंस लेस किया जाता है। पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आती है। इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन का मतलब आपकी, मेरी, इंसानों की टैक्सेशन। और ये टैक्सेशन होती है अकॉर्डिंग टू दीज बैंड लिमिट्स। और ये बैंड लिमिट्स 3 डिफरेंट तरह की होती हैं। 3 डिफरेंट तरह के स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर होते हैं। बेसिक रेट टैक्स पेयर जो 20% का टैक्स है, हाई रेट टैक्स पेयर जो 40% का टैक्स है, और एडिशनल रेट टैक्स पेयर जो 45% पे टैक्स दे रहा हो। तो हमने कहा ये बैंड्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, इनको हमने मेनली जाके समझा था एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने इसकी एप्लीकेशन भी सीखी। तो अब हम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर वीडियो, हम अपने पास इनकम टैक्स का एक एरिया स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी एक पूरी सीक्वेंस आपके इस चैप्टर में एक पीडीएफ फॉर्म में मौजूद है। आप वहां से सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में हमारे पोर्टल पे लेक्चर्स अपलोडेड होंगे और इन इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। सीक्वेंस को आपने छोड़ना नहीं है। जिस सीक्वेंस में आपको लिखा हुआ है, पीडीएफ फाइल में लिखा हुआ है, उसी सीक्वेंस में चैप्टर्स आपके अपलोड होंगे, वीडियोस अपलोडेड होंगी और इसी सीक्वेंस के मुताबिक आपने अपना टैक्स का पेपर पढ़ते रहना है। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।